आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एड्स डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी आ जाओ, वो का ये रहा पीछे, ये बुक मेरे को लगा बुक में है। अच्छा ठीक। भाई जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, 2 को तो मैंने कंपलसरी कर रखा है आना, और एक आज सचिन को किया है सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ कम बच्चे धीरे धीरे करके बुला रहे हैं, तो जो सचिन के दोस्त हैं वो उससे बात करें बारी बारी से, ठीक है। यस, तो एड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, एड्स और सिलेबस भेज दिया गया है, आप सब जानते हो। 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है। तो जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन वाला, वो हमारा ऑलमोस्ट डिलीट कर दिया गया है ना। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीटली आएगा। इसी यूनिट का अगला चैप्टर जो है स्ट्रेटजीज टू एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट, उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कट कर दिए हैं, कुछ 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं, मतलब बहुत छोटा कर दिया है वो चैप्टर। और जो बायो लास्ट इकोसिस्टम है, उसमें 2 चैप्टर पूरे उड़ा दिए हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन उड़ा दिया है ना, और एक इकोसिस्टम शायद उड़ा दिया है। तो छोटा हो गया सिलेबस। अब तो डेफिनेटली सितंबर तक खत्म हो जाएगा, सितंबर या अक्टूबर। लेकिन जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको वो सारा ही सिलेबस करना है। वैसे मैंने पता किया है बेटा, मैं आपको बता दूं कि रूटीन में जो सिलेबस चल रहा है, मे भी कंपटीशन में भी वही आएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर बोर्ड इस चीज को ध्यान दे प्रॉपरली, इसलिए सिलेबस कम किया गया। तो होपफुली वहां से भी, नीट से भी गाइडलाइन आ जाएगी, शायद यही सिलेबस आपका कंपटीशन में भी आए। तो एड्स की बात कर रहे हैं बेटा आज। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है ये। आप जानते हो एक्वायर्ड का मतलब ये है, एक्वायर्ड का मतलब यहाँ पर सीधा है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से टच में आने पर, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ही टच में आने पर ये डिसऑर्डर हमें हो सकता है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आने से ये डिसऑर्डर हमें हो सकता है। तो इसलिए वर्ड यूज किया गया है एक्वायर्ड, यानी कि हम इसको किसी अदर इन्फेक्टेड पर्सन से ले सकते हैं, और जब यह होगा तो इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा। जो हमारा इम्यूनिटी है वो हमारी इम्यूनिटी डेफिशिएंट होगी इस एड्स के केस में। अब एक पॉइंट समझना है बेटा, वो जानना जरूरी है आपके लिए कि एड्स का जो वायरस है उसका सबसे पहले डिस्कवरी कहाँ हुआ, किस टाइम पर हुआ। डिस्कवरी ऑफ एड्स वायरस की बात कर रहे हैं। डिस्कवरी एड्स वायरस, इसमें 2 साइंटिस्ट के नाम आएंगे। सबसे पहले 1983, आपको ये डेट याद रखनी है, 1983, यस ध्यान रखना है। सबसे पहले एड्स वायरस का डिस्कवर हुआ, और ये जो डिस्कवरी हुई बेटा, ये अमेरिका में हुई। 1983 डिस्कवरी ऑफ
एड्स वायरस इन अमेरिका। इसका नाम रखा गया HCLV2। वायरस का नाम रखा गया HCLV2, जो फर्स्ट टाइम देखा गया कि अगर किसी को एड्स हुआ है, ठीक है, तो उसकी बात भी आएगी, लेकिन फिलहाल डिस्कवरी की बात चल रही है जो 1983 में इंडिया में अगर फर्स्ट टाइम एड्स किसी को हुआ था तो वो चेन्नई में प्रोस्टिट्यूट थी एक, उसके अंदर सबसे पहले डिस्कवरी की गई। ठीक है, होल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो 1983 में एड्स वायरस का केस, एड्स वायरस की डिस्कवरी, वायरस की डिस्कवरी, मैं बात कर रहा हूं वायरस की, ना कि डिफेक्टेड पर्सन। डिफेक्टेड पर्सन की बात आएगी इंडिया में, जब बात आएगी कि इंडिया में सबसे पहले डिफेक्टेड पर्सन कहां मिला, तो वो चेन्नई के अंदर प्रोस्टिट्यूट थी, वो फीमेल, उसके अंदर सबसे पहले मिला था। और वायरस की डिस्कवरी हुई है 1983 में, HCLV2 नाम दिया गया उस वायरस को। इसका मतलब है ह्यूमन सेल ल्यूकीमिया वायरस, ह्यूमन सेल ल्यूकीमिया वायरस। HCLV2 अमेरिका। नेक्स्ट बेटा लिखा है 1986 में इंडिया के अंदर सबसे पहले, 1986 में इंडिया के अंदर सबसे पहले किसी डिफेक्टेड पर्सन को देखा गया जो एड्स से डिफेक्टेड था, और वो एक फीमेल थी जो चेन्नई के अंदर प्रोस्टिट्यूट्स का बिजनेस करती। ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया में, इन इंडिया 1986 चेन्नई में प्रोस्टिट्यूट्स फीमेल सबसे पहले डिफेक्टेड मिली इंडिया के अंदर 1986 में। प्रोस्टिट्यूट थी बेटा वो फीमेल जिसके अंदर सबसे पहले एड्स वायरस का डिटेक्शन है। देखो HCLV का नाम चेंज किया गया थोड़े टाइम बाद, 1986 के सराउंडिंग में जब डिफेक्शन मिला, HCLV का नाम चेंज किया गया, इसका नाम रखा गया HIV। 1986 के अराउंड इसका नाम चेंज किया गया, रीनेम कर दिया, मतलब इसे हम रीनेम कर देते हैं। पहले 1983 में इसका नाम HCLV2 रखा गया था, फिर इसका नाम HIV रखा गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। देखो HIV की दो क्लास बनाई है। यस सर, HIV में तो वायरस नहीं आएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी थोड़ी आएगा। हाँ, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यस, तो बेटा अब HIV की दो क्लास हमें मिली, HIV1 और HIV2। ध्यान रखना, HIV1 और HIV2। यस, देखो HIV1 क्या हो गया पीयूष, म्यूट करो। HIV1 जो है वो हमें अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये वायरस डिस्ट्रीब्यूटेड था, जबकि कुछ अफ्रीकन कंट्री में हमें एक अलग टाइप के वायरस की मिली, उसका नाम लिखा HIV2। तो मैंने दो क्लास इसलिए बनाई है, एक वायरस की क्लास हमें ऐसी मिली जो पूरे वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, चाहे वो कोई सा भी देश हो,
लेकिन एक ऐसी क्लास मिली जो सिर्फ अफ्रीकन कंट्री में हमें देखने के लिए मिली, उसका नाम HIV-2 रखा। तो सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन के बेस पर कि कहां कहां पर वो वायरस हमें किस स्ट्रक्चर के अंदर मिल रहा है। ठीक है, आपको बता दूं कि अफ्रीका जो है, मेन साउथ अफ्रीका, उसको कैपिटल ऑफ एड्स बोला जाता है। यानी कि एड्स के सबसे ज्यादा केस आज तक अफ्रीकन कंट्रीज में देखने के लिए मिले हैं। आप देख सकते हो एड्स का जो कैपिटल है वो साउथ अफ्रीकन कंट्री है बेटा, साउथ अफ्रीकन कंट्री। यस, तो HIV-1 और HIV-2 नाम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरस के कौन सी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे दिया गया है, सिर्फ यही नाम दिया गया। यस, तो नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद जो एड्स वायरस है वो एक क्लास में आता है, किसी वायरस की एक क्लास होती है उसके अंदर आता है। तो वो वायरस की जो क्लास है उसका नाम है रेट्रो वायरस। ध्यान रखना, रेट्रो वायरस। HIV वायरस जिस क्लास में आता है उस क्लास का नाम है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस। अब ये रेट्रो वर्ड ऐसे ही नहीं लिया गया है, इसका कोई रीजन है। रेट्रो वायरस की क्लास में इसे अगर रखा गया तो उसका रीजन है। क्या रीजन हो सकता है मैं बता रहा हूं। देखो, रेट्रो नाम में ही इसका रीजन छुपा है। ठीक है, नॉर्मली जो वायरस है इसके पास RNA होता है। इस वायरस के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रेट्रो वर्ड जो है, रेट्रो, ये वर्ड हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में बताता है। रेट्रो वर्ड जो है वो हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में बताता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब है जो RNA से DNA बनाने में हेल्प करता है। यानी कि नॉर्मली DNA से RNA बनता है, मतलब हमारे पास जैसे DNA है तो हमारे अंदर DNA से RNA बनता है, तो उसके लिए जो एंजाइम होता है वो ट्रांसक्रिप्टेज होता है। अगर RNA से DNA बने तो उसके लिए उल्टा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर यही वर्ड ट्रांसक्रिप्टेज हो तो क्या होगा, DNA से RNA। लेकिन रेट्रो वायरस के पास, एड्स वायरस के पास RNA होता है, उसके पास एक एंजाइम भी है, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो RNA से DNA बनाता है। तो ये एंजाइम और सब आप जानते हो कि वायरस बाहर तो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे उसे कोई होस्ट सेल मिलेगी हमारी लिविंग होस्ट सेल तो ही एक्टिव होंगे। यानी कि इन सब के फंक्शन, एंजाइम के फंक्शन हमारी बॉडी के किसी सेल पर वायरस का अटैक होने के बाद ही शुरू होगा। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन कोई मत भूलना, उसका फंक्शन जो है वो RNA से DNA बनाने के लिए होगा। ठीक है, इसका वायरस का क्लास रेट्रो वर्ड इसीलिए यूज किया। तो अब मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको बता रहा हूं जिन्होंने एड्स वायरस की डिस्कवरी में अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल रखा है। आइसोलेशन, उसकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, इन सब में दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बिल्कुल नियर बाय डिस्कवरी की थी। मतलब 1 साल का ही डिफरेंस था। ठीक है, एक ने 1983 में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स वायरस और एक ने 1984 में। बस दोनों के देश अलग अलग थे। ठीक है, इसलिए दोनों साइंटिस्ट का नाम आएगा। पहले साइंटिस्ट, जो सबसे पहला, ल्यूक मॉन्टेगर। ल्यूक मॉन्टेगर साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, ध्यान रखना। MON है ल्यूक मॉन्टेगर। 1983 में सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ एड्स वायरस, आइसोलेशन ऑफ एड्स वायरस, और रॉबर्ट गैलो, रॉबर्ट गैलो, रॉबर्ट गैलो 1984 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
एड्स वायरस, रॉबर्ट गैलो। ल्यूक मॉन्टेगर ने फ्रांस में, ठीक है, और रॉबर्ट गैलो ने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये अपने आइसोलेशन दिखाए थे। बिल्कुल नियर बाय थे, मंथली डिफरेंस था मगर, तो कुछ महीनों का ही डिफरेंसेस था, इसलिए नियर बाय आइसोलेशन थे सबसे पहले आइसोलेशन। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले एड्स का केस 1986 में प्रोस्टिट्यूट्स थी चेन्नई के अंदर, उसके अंदर मिला। ठीक है, तो एड्स वाले केसेस के अंदर बेटा नेम को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें थोड़ा शाय फीलिंग होता है उस पेशेंट को, इसलिए एड्स जो सफर कर रहा होता है पेशेंट, उसके नेम को सोशल करना एक कानूनिक अपराध भी है, मैं आपको बता दूं। तो एड्स वाले पेशेंट को सोशलाइज नहीं किया जाता, उसके नेम को सोशल नहीं किया जाता, ध्यान रखना। ना एड्स वायरस की हम आगे बात कर रहे हैं। देखो एड्स वायरस जो है वो हमारे ब्लड में, एड्स वायरस हमारे ब्लड में, एड्स वायरस हमारे ब्लड के अलावा स्वेट में, एड्स वायरस हमारे सलाइवा में, एड्स वायरस वेजाइनल सिक्रीशन, मतलब एड्स के वायरस का प्रेजेंस ब्लड में भी है, स्वेट में भी है, पसीने में भी है, आपके सलाइवा में भी है, और जो फीमेल का वेजाइनल सिक्रीशन होता है उसमें भी है। ठीक है, तो जो ये कोज होता है, अगर एड्स किसी को होता है तो इसके दो मेन कॉज हैं, या तो वो होगा ब्लड से या होगा वो वेजाइनल सिक्रीशन, यानी कि पसीने से और सलाइवा से एड्स नहीं होगा किसी अदर पर्सन को, यानी कि स्वेट और सलाइवा अगर ट्रांसफर होते हैं वन टू अनदर पर्सन में, कोई डिफेक्टेड पर्सन, कोई मान लो किसी से हैंड शेक करता है, उसके हाथ में स्वेट है, तो कोई अदर पर्सन उसको वो स्वेट अगर टच हुआ है तो वो डिफेक्टेड नहीं होगा। इसका रीजन है, देखो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वायरस चाहिए होता है हमारी होस्ट सेल पर अटैक करने के लिए, तो स्वेट और सलाइवा में इतना अमाउंट ऑफ वायरस नहीं होता कि वो हमारी होस्ट सेल पर अटैक कर सके, यानी कि अमाउंट ऑफ वायरस इन दोनों के अंदर कम होगा, अमाउंट ऑफ वायरस डेफिशिएंट होगा। जबकि ब्लड और वेजाइनल सिक्रीशन में अमाउंट ऑफ वायरस इनफ होता है जो हमारी होस्ट सेल पर अटैक करने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अगर स्वेट और सलाइवा से सोचो एड्स फैलता होता तो आज इस दुनिया में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स एड्स के होते हैं। क्यों, बीच में एक बार आपने सुना होगा टीवी पर ऐसे एडवर्टाइज आने शुरू हो गए थे कि हैंड शेक मत करो एड्स पेशेंट से, एड्स हो सकता है, तो उसका रीजन ये था कि स्वेट में वायरस होता है, लेकिन ये क्लेरिफाई किया गया कि स्वेट से एड्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो एड्स वेजाइनल सिक्रीशन से भी फैल रहा है, इसलिए इसको एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोला गया है। ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है, बिकॉज वेजाइनल सिक्रीशन में ये एड्स के वायरस प्रेजेंट है। अब एड्स का वायरस जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो जिस सेल पर अटैक करेगा उस सेल के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होना जरूरी है। अगर वो सेल के पास वो रिसेप्टर नहीं है तो वो एड्स का वायरस हमारी सेल पर
अटैक नहीं करेगा। तो कौन सा रिसेप्टर है वो मैं नाम बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो मान के चलो ये हमारी होस्ट सेल है कोई बॉडी, ठीक है, और इस पे ये रिसेप्टर है हमारा, ये रिसेप्टर, इसको हम बोलते हैं CD4 साइट। CD4 मतलब एड्स का वायरस उन सेल पर अटैक करेगा जिन सेल के पास CD4 रिसेप्टर साइट है। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो हमें जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी सेल्स हैं जिनके पास CD4 साइट है, क्योंकि एड्स का वायरस उन पर्टिकुलर सेल पे अटैक कर सकता है, बाइंड हो सकता है। कौन कौन सी सेल्स है? टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन योर बॉडी वेयर द एड्स वायरस अटैक, ठीक है। तो आपका types of cell attack AIDS virus, मतलब एड्स वायरस अटैक करेगा, ठीक है। तो पहली सेल है बेटा टी हेल्पर सेल। आप सब जानते हो, आप पढ़ चुके हो इसके बारे में, बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ा दिया है। तो जो पहली सेल है वो टी हेल्पर सेल, दूसरी सेल जो है बेटा वो मोनोसाइट सेल्स। WBC में आप जानते हो, आपने ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स पढ़े हैं, जैसे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट्स भी जो है उसके पास, जो मोनोसाइट्स हैं उसके पास टी हेल्पर सेल्स, सॉरी CD4 साइट प्रेजेंट है मोनोसाइट्स के पास। इसको हम मैक्रोफेज, ब्रेन में न्यूरोग्लिया सेल, ब्रेन में न्यूरोग्लिया सेल्स, यस प्लीज ध्यान देना। मोनोसाइट्स ब्रेन के अंदर न्यूरोग्लियल सेल, ब्रेन के अंदर न्यूरोग्लियल सेल, इसके पास CD4 साइट प्रेजेंट होती है। इसके अलावा स्किन पे एकल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में बात की थी, याद होगा। स्किन के बिल्कुल अंदर लैंगरेन सेल जिसका नाम दिया था मैंने, उस पर भी CD4 साइट लैंगरेन सेल्स। तो ये चार सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल, मोनोसाइट सेल, ब्रेन के अंदर न्यूरोग्लिया सेल्स और स्किन में लैंगरेन सेल। ये चार सेल्स हैं बेटा जो एड्स वायरस के पर, एड्स का वायरस जब आपकी बॉडी में जाता है तो इन पर बाइंड कर पाता है। तो क्यों कर पाता है इसका रीजन आप जानते हो। इन्हीं चारों सेल के पास कौन सी रिसेप्टर साइट होती है? CD4 रिसेप्टर साइट, CD4 रिसेप्टर साइट। अब पॉइंट है बेटा एड्स के वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो एड्स का वायरस है उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ाने की पढ़ाएंगे बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ HIV, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। बायलिपिड लेयर है बेटा पहले, ये बायलिपिड लेयर है, मैं आपको बता दूं। दो लेयर्स मैंने जो बनाई है,
ये लिपिड्स की है, और ये है एक प्रोटीन, इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसका नाम है GP41, या इसका नाम है बेटा GP41, और इसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है स्पाइक प्रोटीन। यह बेटा GP120, एक है बेटा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन GP41, और उस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है स्पाइक प्रोटीन जो है GP120। दोनों का कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन स्पाइक प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी बात करें तो बोलेगा GP160। दोनों का वन तो सेडिमेंट हो जाएगा, वन प्रोटीन जो है वो सेडिमेंटेशन में चला जाएगा, ये हो जाएगा GP160, और ये पूरी जगह प्रेजेंट है इसकी। जान पा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, अभी बाइलिपिड लेयर उस पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 का बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन जीपी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन है, और ग्लाइकोप्रोटीन 120 का बना हुआ है स्पाइक प्रोटीन। दोनों के कॉम्प्लेक्स जब बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 160। नेक्स्ट है बेटा एक और प्रोटीन है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। मैट्रिक्स प्रोटीन प्रोटीन, यस। ये बेटा कैप्सोमर, कैप्सिड प्रोटीन इसको बोलते हैं। ये है मैट्रिक्स प्रोटीन, ये है कैप्सिड प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन नंबर 17 का बना हुआ है मैट्रिक्स प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन नंबर 24 का बना हुआ है कैप्सिड प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन नंबर 17 and glycoprotein number 24। ये जो कैप्सिड प्रोटीन है इसे जीन हाउस भी बोला जाता है।
क्योंकि यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल जैसे कि आरएनए प्रेजेंट है, मैंने जैसे बताया आपको आरएनए, तो दो आरएनए, ये दो आरएनए, ये दोनों आरएनए, 2 आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और एक एंजाइम है, आर से आप बता सकते हो, स्टार्टिंग में बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक और एंजाइम है इनवर्टेज, एक और एंजाइम है जिसका नाम है इनवर्टेज, और तीसरा एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज। तीनों एंजाइम के बड़े इंपॉर्टेंट रोल है। आर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आई से इनवर्टेज, पी से प्रोटीएज। क्या लग गया? RIP किस केस में लिखते हैं? तो बस इसीलिए देखो नाम भी, एड्स वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर होता है तो RIP ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि आपको रेस्ट इन पीस तो होना ही, क्योंकि एड्स का कोई क्योर नहीं है। एड्स में ये तीन वायरस, ये तीन एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इनवर्टेज और प्रोटीएज, इन तीनों का रोल है, तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ RIP रेस्ट इन पीस वाला नहीं है, ये एंजाइम के नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इनवर्टेज, प्रोटीएज, और इसके अलावा 2 RNA के मॉलिक्यूल इसके पास। ये है स्ट्रक्चर आपके सामने रेट्रोवायरस, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस का। आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। देखो अब ये वायरस कहाँ पे बाइंड होगा, जरा बताइए। अभी बताया मैंने आपको, ये वायरस कहाँ पर बाइंड होगा अगर हमारी बॉडी में गया तो? CD4 पे। हाँ भावेश, कहाँ बाइंड होगा? CD4 सेल पे। हाँ सन्मुख, कहाँ बाइंड होगा ये वायरस मेरी बॉडी में एंटर कर गया है? सर वो बोल रहा है कहाँ पर CD4। बाइंडिंग? आवाज नहीं आ रही, सर बोलो। भावेश बोल रहा है CD4। CD4 तो बहुत जनों के पास है ना, मैक्रोफेज पे भी है, टी हेल्पर सेल पे भी है, और न्यूरोग्लिया के पास भी है। तो अब मैं बताता हूं कि अगर ये वायरस आपके ब्लड के थ्रू एंटर हुआ है, इफ द वायरस एंटर इन ब्लड, अगर ये वायरस आपके ब्लड के थ्रू एंटर हुआ है तो सबसे पहला अटैक, प्राइमरी अटैक इसका होगा मोनोसाइट्स पे, यानी कि मैक्रोफेज। ध्यान रखना, तो प्राइमरी अटैक होगा मोनोसाइट्स पे, यानी कि मैक्रोफेज। और इस सेल को पूरा ब्रस्ट करने के बाद जो सेकेंडरी अटैक होगा इसका, सेकेंडरी अटैक होगा, वो होगा बेटा सेकेंडरी अटैक टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर। यानी कि आपको जो पढ़ना है इस केसेस में, तो हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है एड्स वायरस की, वो टी हेल्पर सेल या मैक्रोफेज या मोनोसाइट्स के केस में नहीं पढ़नी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, या तो वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, दो ही तरीके है ना। अगर ब्लड के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नीडल का यूज आप समझते हो, एक ही नीडल का अगर हम यूज कर रहे हैं, मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्शन लगाया, उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे पर्सन को लगा दिया, तो दूसरा पर्सन था उसके अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो उसको भी एड्स वायरस एंटर हो गया। तो उस केस में पहले मोनोसाइट्स पर, फिर टी हेल्पर सेल पर। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रांसफर होता है तो टी हेल्पर सेल पर हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के केस में हो सकता है कि ब्रेन पर जाकर न्यूरोग्लियल पर अटैक करे,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के केस में हो सकता है लैंगरिन सेल्स जो है स्किन पर वहां भी अटैक करे, लेकिन मोस्ट ऑफ अटैक जो होता है मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल्स पर, मोस्ट ऑफ अटैक। तो लाइफ साइकिल की बात आती है, लाइफ साइकिल मान लो ये कोई सेल है, इस पे ये CD4 है। अब मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना, ये CD4 के साथ पहली बाइंडिंग साइट अटैच करती है, ये वायरस इससे हाथ मिला नहीं CD4 के साथ, लेकिन दिस बाइंडिंग इज नॉट इनफ, दिस बाइंडिंग इज नॉट इनफ टू अटैक द पर्टिकुलर होस्ट सेल। मतलब CD4 और इस ग्लाइकोप्रोटीन 120 की बाइंडिंग साइट इनफ नहीं है कि इस होस्ट सेल को पूरा इफेक्ट कर सके, यानी कि इसको एक और बाइंडिंग साइट चाहिए। ये मेन रिसेप्टर साइट है, CD4 इज अ मेन, CD4 इज अ मेन, तो इसके पास एक और रिसेप्टर साइट होनी चाहिए, दैट इज द CCR5 CXCR4। इसे बोलते हैं को रिसेप्टर्स, इसे बोलते हैं को रिसेप्टर्स। CCR4 या CXCR5 ये को, यानी कि CD4 के साथ साथ इस वायरस का बाइंडिंग दूसरे रिसेप्टर साइट पर अगर होगा तो ही ये होस्ट सेल पर अटैक कर पाएगा। मैं बहुत जल्दी एक कंट्री का नाम बोलने जा रहा हूं, साउथ यूरोपियन कंट्री, साउथ यूरोपियन कंट्री, वहां की कुछ पॉपुलेशन ऐसी है, साउथ यूरोपियन कंट्री में कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जिनके ब्लड्स में अगर हम एड्स वायरस को डाल दें उन पॉपुलेशन में तो उनको एड्स नहीं होता। कैसे पॉसिबल?